टुडेज स्टोरी इज़ अबाउट द लिटिल मरमेड, जो कि अभी हालिया रिलीज़ मई 2023 में रिलीज़ हुई है और इसे IMDb रेटिंग मिली है 7। आपको पता ही है 7 ठीक ही होता है। और बॉस आपको तो पता ही है ये कहानी अंग्रेज़ों की, अंग्रेजी नाम होंगे तो मैं किरदारों के अंग्रेजी नाम लेने से बचता हूँ ताकि आप कहानी को समझो, उनके नामों में कंफ्यूज ना हो। तो ये स्क्रीन पर दिखाए गए नाम तो वो दिख ही रहे हैं और मैं भी आपको स्टोरी में आगे बताता चलूँगा। तो कहानी आप शुरू करते हैं। कहानी के पहले सीन में एक हैंडसम नौजवान लड़का प्रिंस एरिक को दिखाया जाता है, जिसे मैं आगे से प्रिंस बुलाऊंगा। वहीं उसका एडवाइजर ग्रमिस को दिखाया जाता है और ग्रमिस प्रिंस से कहता है कि सर आप तो प्रिंस हो, आप क्यों ये सेलर की तरह घूमते रहते हो। प्रिंस एरिक कहता है अभी तो हम बच्चे हैं, हमारी उम्र क्या हुई है तो हम राजपाट संभालें। एक्चुअली इसका नेचर ये घूमने फिरने वाला। इतने में ये लहर चलती है और उसका बाइनोकुलर जो है, जो कि दूरबीन है, दूरबीन जो है पानी में गिर जाता है। कहानी के अगले सीन शिफ्ट होता है। कहानी का अगला सीन समुद्र के अंदर की दुनिया को दिखाया जाता है और भाई साहब दिल को जो ठंडक मिलती है ना, डिज्नी तो इसमें एक्सपर्ट है। जो VFX इस्तेमाल किया है, जो एडिटिंग करी है उनने, कहानी के अंदर की इतनी खूबसूरत दुनिया को दिखाया जाता है जो कि बाहर कभी पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पे किंग ट्राइडेंट अपनी 7 में से 6 बेटियों के साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, बट सातवीं ही इस कहानी की लीड अदाकारा है, वही जिसका नाम एरियल रखा, नॉट अपना एरियल सर्फ एक्सेल। ओके, अब किंग ट्राइडेंट अपनी 7वीं बेटी एरियल को ना पा करके थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। वो अपने एडवाइज़र सेबेस्टियन, जो कि एक केकड़ा है, उसको कहते हैं जाओ उसे लेकर के आओ। कहानी के अगले सीन में इंट्रोड्यूस कराया जाता है प्रिंसेस एरियल को, जो अपने दोस्त फ्लंडर के साथ, जो कि एक फिश है, फ्लंडर के साथ बैठी होती है। वो उसे तभी दूरबीन मिलता है जिससे वो देखती है कि एक दूर पड़े एक जहाज़ में। फ्लंडर उसे मना भी करता है कि हमें उस जहाज़ में, टूटे हुए जहाज़ में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह शार्क का एरिया है। बट बच्चे एक्चुअली एरियल को एंटीक पीस, जो कि इंसानों द्वारा समुद्र में गिरे हुए होते हैं, उनको उठाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए वो अक्सर अपनी टेरिटरी से बहुत बाहर आ जाया करती है इन सब चीज़ों के चक्कर में। तभी वहीं पीछे से शार्क का भी हमला हो जाता है, जिससे वो बचते बचाते कैसे भी निकल करके पानी के बाहर आ जाती है। नॉट स्थल पे, इट्स ओनली सरफेस पे आ जाती है। तभी उसका दूसरा दोस्त पक्षी स्कटल आता है, जो जिससे वह पूछती है कि भाई इस चम्मच का क्या यूज़ है, और पक्षी को भी कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो कह देता है इससे ना बाल बनाते हैं। खैर इतने में किंग ट्राइडेंट का भेजा एडवाइज़र सेबेस्टियन केकड़ा पहुंच जाता है, कहता है कि तुम्हारे पिताजी बहुत गुस्सा हो रहे हैं, आज मून फेस्टिवल तो तुम आए क्यों नहीं। और एरियल अपनी जलपरी वाली तेज़ रफ्तार से पहुंचते हुए बस पहुंच जाती है अपने अभी एक छोटी सी झलक दिखला जाती है इस कहानी के मेन विलन की, जो कि सी बीच के नाम से फेमस, उसकी किसकी, किंग ट्राइडेंट की बहन अर्सेला है। अर्सेला हमेशा अपनी 2 ईल मछलियों की सहायता से एरियल पे नज़र रखती है। बस इतने के बाद दिखाया जाता है कि किंग ट्राइडेंट और प्रिंसेस एरियल के बीच में बहस हो रही होती है। कारण वही, पिताजी कहते हैं वहाँ मत जाओ, इंसानों के पास मत जाओ, बेटी कहती है हम तो जाएंगे। बस क्या था, प्रिंसेस गुस्सा हो जाती है, अपने रूम में चली जाती है। वहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे एंटीक पीस, इंसानों के पता नहीं क्या क्या सामान, बुक्स, मूर्तियाँ सब रखी हुई होती हैं और बॉलीवुड स्टाइल में गाना चल रहा होता है। इतने में प्रिंसेस एरियल को पानी के ऊपर बहुत सारे पटाखों की चमक दिखाई देती है, कुछ आवाज़ें आती है। वह जाती है सरफेस पे देखने के लिए, तो वह सोचती है कि इंसानों के पास कितना कुछ है, वो कितनी नई चीज़ें करते हैं, कितना मज़े करते हैं, काश मैं भी ऊपर कभी जा पाती, खुद पैरों के बल चल पाती। यही सब सोच रही होती है। इतने में वो प्रिंस को देखता है। यहाँ पे प्रिंसेस एरियल भी बोट के पास जाती है। प्रिंस एरिक और उसके एडवाइज़र ग्रमिस के बीच में बातें हो रही होती हैं, वही बातें कि आप राजा हो, आपको ये सब शोभा नहीं देता, आपको ऐसे नहीं घूमना चाहिए। प्रिंस एरिक कहता है कि मैं बंदिशों में नहीं बंधना चाहता। और इन्हीं सब बातों से प्रिंसेस एरियल काफ़ी टच्ड फील करती है। और इसी सब दारू वाली पार्टी के माहौल में समुद्र में लहरें चलने के कारण आग लग जाती है। सभी बड़ी जहाज़ से कूदकर छोटी नावों में जाकर खुद को बचाने लगते हैं। प्रिंस एरिक अपने से पहले अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश करता है। ये सब दूर खड़ी एरियल देख रही होती है। तभी प्रिंस एरिक लकड़ी से टकरा करके बेहोश हो जाता है और वह पानी की गहराइयों में गिरने लग जाता है, जिससे प्रिंसेस एरियल उसे बचा लेती है और तट पे ले आती है। प्रिंसेस एरियल उसे होश में लाने की कोशिश कर ही रही होती है कि उसे सर्च करते हुए प्रिंस के सैनिक उसके पास आने लगते हैं, जिससे एरियल घबराकर पानी में वापस चली जाती है। दूर खड़ी गाना गाते हुए प्रिंस एरिक को जाते हुए देखती है। वहीं अब कहानी का सीन शिफ्ट होता है उस खलनायक की तरफ, जिसे ये सब होते हुए देख रही होती है उसकी मौसी अर्सेला, जो कि सी बीच है। सोचती है कि ये सही समय अपनी चाल चलने का। खैर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंस एरिक के प्यार में गाने गा रही है, इधर उधर नाच रही है। तो दूसरी तरफ प्रिंस एरिक भी थोड़ा सा बौरा गया और बेहोशी के आलम में उसे इतना तो याद है उसकी जान किसी लड़की ने बचाई है, जिसे खोजने के लिए रोज निकल पड़ता है समुद्र में अपनी नाव लेकर। और अब ये दोनों ही बौरा गए हैं, बट प्रिंसेस एरियल के इस खोएपन को उसकी फैमिली वालों ने नोटिस कर लिया है और उसकी सिस्टर जानना चाहती है कि ये किस कारण से ऐसा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ किंग ट्राइडेंट ने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया और वो समझ गए हैं कि ये कहीं ना कहीं किसी के प्यार में है, जिस बात का कंफर्मेशन उसके एडवाइज़र क्रैब सेबेस्टियन से पता हो।
अब यहाँ पे बैक स्टोरी ये है कि किंग ट्राइडेंट की जो पत्नी थी उनको इंसानों ने मार डाला था। इसके बाद से उन्हें इंसान तो बिल्कुल फूटी आँख नहीं सुहाते थे, जिसके बाद से उनने सभी जल परी और परों का पर उतर देंगे अगर वो इंसानों के पास गए, ऐसी उनने धमकी दे रखी थी। जब उन्हें पता चलता है कि उनकी खुद की बेटी एरियल ये ऐसे काम कर रही है, वो गुस्से में पहुंच जाते हैं प्रिंसेस एरियल के रूम में और प्रिंसेस द्वारा इकट्ठा किए गए इंसानों के सभी वस्तुओं को तोड़ फोड़ देते हैं। जाता है इन सब से उदास होकर बैठी प्रिंसेस एरियल जब अपने आंसू बहा रही होती है, तब उससे संपर्क करती है सी विच अर्सेला और उसे अपने पते पे बुलाती है। और ये प्यार में बोराई पगली वहाँ पहुँच जाती है जहाँ वह प्रिंसेस को जल परी से इंसान बनाकर अपने प्यार को मिलने के लिए राजी कर लेती है। बदले में वह नियम शर्त बताती है कि तुम्हें अपनी आवाज़ वॉइस मुझे देनी होगी 3 दिनों के लिए, और इन 3 दिनों में तुम इंसान बनकर चल पाओगी, और शर्त ये रहेगी कि तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर अपने सच्चे प्यार को किस करना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम हमेशा के लिए इंसान बन जाओगी। बस फिर क्या था, अपनी पानी के जोश में बोराई जल परी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। इतना कहते ही सी विच उसके बॉडी से एक पंख तोड़ लेती है और रस्म को अदा कर देती है, जिसके तुरंत बाद जल परी की पूंछ पैर में बदल जाती है और वह तुरंत तैरकर सरफेस पे आ जाती है, जहां उसे एक मछुआरा मछली समझकर जाल में पकड़ लेता है। और जब वो देखता है कि एक निर्वस्त्र लड़की उसके जाल में फंस गई है, तो वह उसे कुछ कपड़े देता है और कहता है कि मैं तुम्हें महारानी के पास ले जाऊंगा। और सभी स्थलवासी शहर वाले उसे एक दया के भाव से देखते हैं और नहला धुलाकर उसे नए कपड़े पहनाकर प्रिंसेस की तरह तैयार कर देते हैं। वही अपनी दूसरी तरफ जलपरी भी मन ही मन अपने प्यार के लिए बड़े गाने गा रही होती है, परंतु जैसे ही प्रिंस एरिक उसके सामने आता है और वह कुछ बोलने की कोशिश करती है तो उसको याद आता है उसकी तो आवाज़ उसकी मौसी ने ले रख ली है पहले ही। फिर क्या था, प्रिंस एरिक उसे देखकर चला जाता है। तब प्रिंसेस एरियल के दोस्त क्रैब सेबेस्टियन और पक्षी स्कटल उसको सी विच की सभी शर्तों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं, पर पाते हैं कि इससे तो कुछ याद ही नहीं है। दोस्तों, यही कहानी का एक ट्विस्ट है। इसे किस तो करना ही है 3 दिनों के अंदर, पर ये शर्तों के कारण नहीं, ये तो सच्चे प्यार के कारण होगा। अब घूमते फिरते प्रिंसेस एरियल एक रूम में पहुंच जाती है, जहां पाती है कि यहाँ बहुत सारे एंटीक पीस थे। एक्चुअली में ये रूम में प्रिंस एरिक का था। वहीं पीछे से प्रिंस एरिक भी पहुंच जाता है, वह उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। तब वह एक पत्थर उसके हाथ में देता है, जिसे वह प्रिंसेस उसे तोड़ देती है, जिसके अंदर से मोती निकलता है। तब प्रिंस एरिक को लगता है कि ये तो मुझसे भी बड़ी शेर है, तो फालतू ही खुद को सवा शेर समझ रहा था, इसलिए मैं उसे पता ही नहीं था इस पत्थर के अंदर मोती हुआ है। फिर प्रिंसेस एरियल एक शंख पकड़ती है और उसे बजाना शुरू कर देती है। अब ये अंग्रेज क्या जाने उस बजाने का काम, ये तो हम विष्णु के भक्त जानते हैं। खैर, ये दोनों प्रिंसेस आपस में हंस बोल रहे होते हैं। तभी पीछे से प्रिंस का एडवाइजर ग्रमिस आ जाता है, जो उसको बोलता है कि साहब, आपने जो लड़की देखी थी उसको ढूंढने के लिए अभी भी अभियान चालू रखने हैं कि बंद कर दें। तब प्रिंस एरिक कहता है कि नहीं, मैं उस लड़की को ढूंढना चाहता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। एक्चुअली में एरिक नहीं जानता कि यह कौन लड़की है जिसने उसकी जान बचाई। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और प्रिंस एरिक प्रिंसेस एरियल को तांगा चलाने सिखाता है। प्रिंस एरिक उसे बसंती और खुद को धर्मेंद्र पाजी समझकर नाचने गाने लगता है। जब ये दोनों किस करने ही वाले थे तो बसंती कहाँ इतनी जल्दी मानती। थोड़ी देर नानुकुर के बाद आखिरकार अब किस होने ही वाला था कि इतने में सी बीच की सील मछली नाव को पलटा देती है और दोनों पानी में आकर प्यार का भूत उतर जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पानी के अंदर सी बीच ये सब देख रही होती है और वो पगली बोरा सी जाती है। वहीं दूसरी तरफ किंग ट्राइडेंट भी बोरा जाता है, क्योंकि उसकी जवान लड़की भाई 2 दिन से बाहर जो थी। अब वहीं जब पानी के ऊपर प्रिंस और प्रिंसेस महल पहुंचते हैं, तब उनकी मुलाकात एडवाइजर ग्रामीण से होती है। एडवाइजर बोलता है कि सर, अब तो उस लड़की की सर्चिंग बंद कर दीजिए, आप तो बहुत खुश लग रहे हैं। इतना कहते ही प्रिंस एरिक को अपनी पहली नज़र वाला प्यार से याद आ जाता है और वो पहुंच जाता है फिर से समुद्र के किनारे घूमते फिरते। तभी उसको एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती है, और जब वह उस आवाज़ का पीछा करते करते तट में पहुंचता है तो वह पाता है कि एक सुंदर सी लड़की पत्थर के बीच में कोहरे के पीछे कहीं बैठी हुई है। अरे पागल, तुझे कौन समझाए, हमारे यहाँ ऐसी हरकतें केवल चुड़ैलें करती हैं, कैसे बनेगा ये राजा, इतना तो जानता नहीं। यार, मूवी के अगले सीन में प्रिंसेस एरियल मस्त घोड़े बेच के सो रही होती है। तभी उसके दोस्त उसे आते हैं, जगाते हैं, कहते हैं कि अरे पगली, आज तीसरा दिन है, अगर आज तूने किस नहीं किया तो तू हमेशा यहीं रह जाएगी, घर नहीं जा पाएगी। तब अपनी अदाकारा मस्त तैयार होकर पहुंच जाती प्रिंस एरिक से मिलने, पर वो क्या, ये तो पाती है कि प्रिंस एरिक एक लड़की के साथ में है और वह जान बचाने वाली लड़की समझकर अपनी मम्मी मतलब क्वीन सेलेना से इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। ये सब देख करके बेचारी प्रिंसेस एरियल का दिल टूट सा जाता है। किसी ने कहा था कि लड़की के दिमाग घुटनों में होते हैं, बट इस जलपरी की तो घुटने भी नहीं थे, ज़्यादा दिमाग तो उस पक्षी स्कटल के थी। वह पीछा करते हुए उस अनजान लड़की जो अभी अभी आई थी उसके रूम में पहुँच जाता है और पाता है कि ये खूबसूरत अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की कोई लड़की नहीं, ये तो सी बीच है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कल रात मिली लड़की ने न जाने ऐसा क्या जादू कर दिया कि प्रिंस एरिक उससे आज एंगेजमेंट करने वाला है। रिंग पहनाने ही वाला होता है कि तभी अपनी लिटिल मार्मेड
एरियल वहाँ पहुँच जाती है क्योंकि उसके पक्षी स्कटल ने उसे सब बता दिया था। दोनों में छीना झपटी होती है और इतने में अनजान लड़की के गले में पड़ा लॉकेट टूट जाता है। एक्चुअली में इस लॉकेट में प्रिंसेस एरियल की वॉइस थी जो कि वापस आकर प्रिंसेस एरियल के गले में चली जाती है, जिससे एरियल उससे सारी कहानी बता देती है गाते हुए मस्त स्टाइल से। अब प्रिंस एरिक को सब पता चल चुका होता है, दोनों ही किस करने ही वाले होते हैं कि इतने में वो खूबसूरत लड़की अपने असली भेष में आ जाती है। भाई ऐसा क्यों किया, क्यों आई? अरे हाँ, सी विच अर्सेला अपने रूप में आ जाती है और उन दोनों में से एरियल को पकड़कर पानी के अंदर ले जाती है। सूरज डूब चुका होता है और प्रिंस एरियल भी अब मार्मेड बन चुकी होती है। सी विच प्रिंसेस एरियल को अब ख़त्म करना चाहती थी ताकि वह और पावरफुल हो जाए, बट इतने में किंग ट्राइडेंट वहाँ पहुँच जाते हैं और वो सी विच पर हमला करने ही वाले थे। सी विच उसे बताती है कि हमने खून की रस्म अदा करी है और अगर मैं मरी तो ये भी मर जाएगी। अब बेचारे किंग ट्राइडेंट क्या ही करते, तो उन्हें सी विच के कहे अनुसार अपना ट्राइडेंट, जो कि दुनिया का सबसे मजबूत हथियारों में से एक है, वह सी विच को देना पड़ता है। और ट्राइडेंट के अर्सेला के हाथ में जाते ही अर्सेला अपने सील को ऑर्डर देती है ताकि वह बिजली के शॉक दे करके किंग ट्राइडेंट को मार दे और किंग ट्राइडेंट मर जाते हैं। और अब जब सी विच के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा साफ हो ही गया था, तो अब वह मजबूत बनने के लिए अपनी जलपरी एरियल को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है। इतने में पीछे से प्रिंस एरिक भी आकर एक हथियार से वार करता है जो सी विच के कंधे पे लगता है, जिससे गुस्सा होकर सी विच ट्राइडेंट हथियार का पावर यूज़ करके आकार में बहुत बड़ी बन जाती है, इतनी बड़ी कि वह समुद्र को पार करके भी आगे ऊपर दिखने लगती है। तब इतनी बड़ी सी विच इन दोनों छोटे प्रिंस और प्रिंसेस को मारने की बड़ी कोशिश करती है, पर ये दोनों बार बार बच जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर वह समुद्र के अंदर ही समुद्र का सत्तू मतलब कि पानी को गोल गोल घुमा करके बवंडर बनाने लगती है, जिससे आसपास के सारा पानी उसके आसपास आने लगता है, जिससे बड़ी सी एक नाव जिसके आगे का एक फिन सा लोहा उसके छाती में जाके आर पार हो जाता है। इस प्रकार से अब अर्सेला के मरते ही जल बवंडर की बड़ी लहरें प्रिंस एरिक को नदी के किनारे पर ले आती हैं। वहीं दूसरी तरफ जलपरी एरियल भी होश में आती और देखती है कि उनके पिताजी का ट्राइडेंट जो है ज़मीन पर गिरने वाला है और वह जब समुद्र की तली में गिरता है तो उससे निकले हुए लावे से वापस से किंग ट्राइडेंट का जन्म हो जाता है। ये तो महिमा है किंग ट्राइडेंट की। हालांकि इन सब के बाद अपनी मार्मेड एरियल ट्राइडेंट को उठाकर अपने पिताजी किंग ट्राइडेंट को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रिंस एरिक तट पे आकर अपनी प्रिंसेस एरियल से मिलना चाहता है, बट उसे एक कपड़ों के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जिससे वह सोचता है कि शायद जलपरी एरियल की मौत हो चुकी है, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। खैर अब कुछ दिन बीतते हैं और अब प्रिंसेस एरियल बेचारी उदास रहने लगी है क्योंकि वह अब मैच्योर हो गई है। उसे पता है कि वो 4 दिन के प्यार के लिए उस पिता को कैसे ठुकरा दे जिसने अपनी जान दे दी। हालांकि वहीं अपने उदार किंग ट्राइडेंट ये सब नोटिस कर रहे होते हैं और वे अपने एडवाइज़र सेबेस्टियन क्रैब से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, मैंने तो सबका भला चाहा था, फिर भी वो उदास क्यों है। तब क्रैब उसे सब कुछ बताता है कि वो कैसे 3 दिन के लिए ज़मीन पे गई थी, वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब इन सब बातों को सुनकर किंग ट्राइडेंट को भरोसा हो जाता है कि सारे इंसान गंदे नहीं होते, वो कुछ भले इंसानों में प्रिंस एरिक भी आता है। तब वे अपनी बेटी को परमिशन देते हैं कि जलपरी चाहे तो वह प्रिंस एरिक से मिल सकती है और वह उसे पावर से उसके पैर बना देते हैं। मूवी का अगला सीन महल का है, जहां प्रिंस एरिक अपना थूथून लटका के बैठा हुआ होता है। तभी पीछे से प्रिंसेस एरियल वहां पहुंच जाती है और उसके कुत्ते को सहलाने लगती है। अरे कुत्ते को छोड़, उसको सहला। खैर ये उनके आपस की बात है। खैर दोनों गले मिलते हैं, किस करते हैं और कुछ दिनों में शादी भी कर लेते हैं और उनकी अम्मा इजाज़त भी दे देती कि जाओ नादानो, तुम क्या ही करोगे, तुम जाओ घूमो फिरो। और प्रिंसेस एरियल अब अपने हनीमून के लिए निकलने के लिए तैयार होती है, पर उसके दिल में एक चाह रहती है कि वो काश आखिरी बार अपने फैमिली से मिल पाए। वह पानी की तरफ बड़ी आशा भरी नज़रों से देख ही रही होती है कि इतने में किंग ट्राइडेंट आ जाते हैं और सबरे के सारे जल परी परे जल के ऊपर दिखने लग जाते हैं। किंग ट्राइडेंट अपना फरमान सुनाते हैं कि आज से मैंने सबको अलाउ कर दिया, अपन ने अपना बैन हटा लिया है, अब जिसको जो चाहे जहाँ चाहे वहाँ रह सकता है। इस प्रकार से वॉल्ट डिज्नी की एक बेहतरीन द लिटिल मरमेड मूवी का अंत होता है, एक हैप्पी एंडिंग। बाय बाय।